दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। क्या बात है। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है जिंदाबाद। आप अगर पीओके ले सकते हो तो पीओके ले लो। 75 साल से और हिंदू करी क्या रहे हैं? आवाज ही उठा रहे हैं। बदले में क्या मिला? सही बात। पुंछ में आधार कार्ड देख करके गोलियां मिली, अमरनाथ हमला में यात्रा के दौरान गोलियां मिली, उरी में सोते हुए लोगों को गोलियां मिली। नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे, जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। भारत माँ के शेर हैं, घर में घुसकर शीश उतारेंगे, और नस्लें भी पीतल की होंगी इतनी गोली मारेंगे। फर्जी जिहाद की नौका से अपनी पतवार उठाएं, देशद्रोहियों के खिलाफ खुलकर यलगार उठाएं, और नहीं उठा सकते हो तो फिर आकर हमें बताएं, हम राणा के वंशज फिर अपनी तलवार उठाएं। कवि कलाकार नहीं होता, कवि विचार होता है। चाणक्य का ज्ञान तो छोड़ो, चाल बराबर भी नहीं। परशुराम का फरसा छोड़ो, ढाल बराबर भी नहीं। और बैठ के मुंबई में ब्राह्मण को गाली देने वाले सुन, तेरा वजूद ब्राह्मणों के बाल बराबर। क्या बात है। एग्जाम भी हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन नौकरियां तक नहीं मिल पाती, पूरी उम्र गुजर जाती है। 16 साल की उम्र में 16 घंटे पढ़ाई करने वाले मासूम बच्चों की लाशें जब कोटा के पंखों पर मिलती हैं तो कलेजा हमारा फटता है। नमस्ते, जय हिंद। आज बात चूड़ी कंगन की नहीं होगी, आज बात रोली चंदन की नहीं होगी, आज बात प्रेम के वंदन की नहीं होगी, आज बात होगी देश के प्रताप की, आज बात होगी दुश्मन के विलाप की। और यही बात करने के लिए जो आज हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, इस एपिसोड में मौजूद हैं, मैं उन्हीं की 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रखकर बैठना, सुनना ही है इनको तो अनुरोध केवल एक है, सुनना ही है यदि इनको तो अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रखकर बैठना, मन में मानवता व दिल में देश रखकर बैठना। देश की बात करने के लिए, मन में मानवता की बात करने के लिए और देश के प्रताप की बात करने के लिए जो एक स्वर, जो एक चेहरा आज हमारे साथ मौजूद है, इनको मोहित शौर्य नाम से जाना जाता है। मैं स्वागत करता हूं अपने बड़े भैया का। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरनित भाई, और टॉक एंड थॉट्स के सभी ऑडियंस को, सभी लोगों को मेरा बहुत आभार कि आप एक अच्छे शो से जुड़े हुए हैं, और तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं कि एक नई सोच को लेकर के। और नाम भी बड़ा अच्छा दिया तुमने, टॉक एंड थॉट्स, क्योंकि थॉट्स हैं तो आदमी टॉक कर सकता है, वरना तो नहीं कर सकता। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इस शो को दिया, इस शो की ऑडियंस को दिया। और आज की जो वार्ता होने जा रही है वो एक ऐसे विषय पर होने जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में माहौल कैसा बना हुआ है। लेकिन मैं उस माहौल पर, उस विषय पर पहुंचने से पहले मैं छोटी सी वार्ता आपसे आपके विषय में करना चाहूँगा। भैया मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहूँगा जहाँ से आपने खुद को पहचानना शुरू किया, जहाँ से मोहित शौर्य ने पहचाना कि हाँ, मोहित शौर्य ये मोहित शौर्य है। मोहित शौर्य का मतलब जन्म कहाँ पे हुआ, मोहित शौर्य पले बड़े कहाँ पर, मोहित शौर्य ने फिर अपनी शैक्षणिक जो जीवन था वो जिया। मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मैं मोहित शौर्य मेरा मंचों का नाम है, मेरा मूल नाम है मोहित पुंडीर। तो यहीं हम नोएडा में बैठे हैं, बिल्कुल बराबर में साठा चौरासी नाम की बड़ी एक प्रसिद्ध जगह है। वहाँ एक कस्बा है धौलाना, उसके बराबर में दौलतपुर ढीकिर मेरे गाँव का नाम है, जहाँ से मैं आता हूँ। बड़ा प्यारा सा और छोटा सा गाँव है। तो वहीं सारी एजुकेशन भी आसपास हुई और सारी पढ़ाई भी वहीं हुई। और एक किसान परिवार से मैं आता हूँ और संघर्ष किया। संघर्ष तो नहीं कह सकते, ज़िंदगी में जो ये है ना, ये गेम है। संघर्ष तो क्या है? बिल्कुल। लोग कहते हैं संघर्ष क्यों होता? चल रही है ज़िंदगी, अच्छा मिल रहा है तो बुरा भी मिलेगा, बुरा मिला तो अच्छा भी मिलेगा। तो ये सब कुछ अपना चलता रहा, सब बढ़िया चल रहा है। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब कविता के फील्ड में है, कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ और तमाम ऑडियंस भी आपको समझती है कि मोहित शौर्य कौन है, मोहित शौर्य क्या है, मोहित शौर्य जो चेहरा है वो क्या चेहरा है, उस चेहरे के पीछे कौन शख्सियत है, कैसी शख्सियत है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि मोहित शौर्य कैसे बने और मोहित शौर्य कौन है। ये सवाल बड़ा अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इस सवाल का
जितना लंबा सवाल है उसका आंसर बहुत छोटा है। मोहित शौर्य सिर्फ एक विचार है, और एक ऐसा विचार है जो देश के हित में, देश के काम आना चाहता है। हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसके पास कोई ना कोई विचार होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कवि कलाकार नहीं होता। मैं मंच से भी ये बात बोलता हूँ और इस पॉडकास्ट में भी बोल रहा हूँ कि कवि कलाकार नहीं होता। कलाकार बहुत लोग हैं इस देश में, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। कवि कलाकार नहीं होता, कवि विचार होता है। मेरे पास भी कुछ विचार हैं। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे विचारों से सहमत होते हैं, बिल्कुल। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विचारों से सहमत नहीं होते, लेकिन मैं अपनी विचार नहीं बदल सकता। अपनी धारणा व्यक्ति को नहीं बदलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसको लेकर के आपके कुछ विचार हैं और आप उसकी तरक्की के बारे में सोचते हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और मोहित शौर्य ना कोई सेलिब्रिटी है, ना कभी होना चाहते, ना ऐसी कोई मन में जिज्ञासा है कि कभी सेलिब्रिटी हो। मोहित शौर्य सिर्फ एक विचार होना चाहते हैं, लेकिन जो देश के इंस्पिरेशन काम जरूर आए। है। इंस्पिरेशन अगर हमारे विचारों से कोई सहमत हो और उस पर कोई काम करे, जैसे मैं मोटिवेशनल कविताएं पढ़ता हूँ, बिल्कुल। मैं यूथ से कहता हूँ कि एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो, देश से प्यार करो, इस मिट्टी से प्यार करो। तो अगर इन बातों को सुनकर के कोई मोटिवेट होता है, इंस्पिरेशन लेता है, तो फिर ये अच्छी बात है। फिर आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। आप काव्य पाठ करते हैं, लेकिन वीर रस ही क्यों चुना? कवि प्रेम भी लिखता है, श्रृंगार भी लिखता है, हास्य भी लिखता है, लेकिन वीर रस लिखा नहीं जाता। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, कविता ही नहीं लिखी जाती। मैं किसी रस की बात नहीं कर रहा हूँ, कविता ही नहीं लिखी जाती। कविता तो ईश्वर का दिया हुआ, माँ सरस्वती का दिया हुआ एक प्रसाद है, जो वो देती है और आप ग्रहण करते हैं। और उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप कवि हैं, आप कविता लिख पाते हैं, तो फिर आप अपनी कविता को जनता तक कैसे भी करके पहुंचाइए, क्योंकि वो एक ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा प्रसाद है जिसको आपको वितरण करना है, घर में नहीं रखना। आप उसको घर में रखते हो तो आप पाप कमा रहे हो। कुछ लोग कहते हैं जी हम लिखते बहुत हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचती है। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है लोगों तक पहुंचाना। अपनी कविता को लोगों तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई और नहीं आएगा उसको पहुंचाने के लिए। ईश्वर ने जो आपको इतना बड़ा प्रसाद कविता रूपी दिया है, इसको पूरी दुनिया में फैलाइए, इसको जन जन तक पहुंचाइए। अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है, कोई अच्छी कविता है, तो कवि कोई बन नहीं सकता। कवि तो पैदा होकर के आता है, ईश्वर उसको प्रसाद देता है। कवि और कलाकार पैदा होता है, बिल्कुल। कवि और कलाकार पैदा होने के बाद नहीं बनता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो जन्म ही कलाकार और या इसमें कवि भी होकर। विशेष रूप से कवि, आप देखिए बहुत अच्छे कलाकारी तो आपके अंदर बाई बर्थ होती है, आर्ट आपके अंदर बाई बर्थ होती है। लेकिन बहुत से ऐसे आर्ट हैं जिसको, जैसे कि आपको डांसर बनना हो तो आप बहुत सारे स्टेप्स किसी कोरियोग्राफर से सीख लेंगे। अगर आपको गिटारिस्ट बनना है तो आप गिटार बजाने की कला सीख सकते हैं। लेकिन कविता कोई ऐसी चीज नहीं जो सिखाई जा सके। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर भाव हैं, तो कविता आपके अंदर आएगी, वरना तो फिर आप कुछ भी कर लें उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला। अभी आपने हर मतलब उन्होंने बोला और आपने भी बोला, लेकिन यदि मैं एक सवाल यहीं से लेना चाहूँगा आपकी बातों से ही, कि जैसा आपने बोला कि कविता सीखी नहीं जाती, शायरी शायर सीख लेता है, लेकिन कविता करते 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 आती है, सुनते 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 आती है। लेकिन आने वाले कवि, आने वाले जो युवा कवि हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, वो ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये पढ़ेंगे तो कविता आएगी, ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसी कविता लिख पाएंगे, इस एक कवि को सुनेंगे तो हम ऐसी कविता लिख पाएंगे या कह पाएंगे, ये कैसे सुनिश्चित करें? देखिए, आप पहली बात तो सुनते उसी कवि को हैं जिससे आपके विचार मिलते हैं। अगर आप बहुत श्रृंगार रस सुनते हैं तो इसका मतलब आप उस रस से प्रेम करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वीर रस सुनते हैं, किसी कवि को सुनते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर जो एक शख्सियत बैठी हुई है, आपके विचार वैसे हैं, आप उसको सुनते हैं। और अगर आपके अंदर कवि है, किसी को नहीं पता होता कि मैं कवि हूँ, हमें भी नहीं पता था एक एज तक, फिर हमने किसी कवि को सुना, सुनने के बाद में लगा रही है तो एक अंदर जो चिंगारी थी, जो अंदर बारूद था, वो फटा, चिंगारी एक फूटी हमारे अंदर, तो हमें लगा कि शायद हाँ हम ये करने के लिए बने हैं। और बहुत निरंतर सुनने के बाद फिर हमने भी लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये संभव अर्नित भाई तभी हो पाया क्योंकि बाई बर्थ ही हमारे अंदर ईश्वर ने वो गुण दे करके भेजे थे कि हमने उस चीज को समझा। अगर हम बाई बर्थ पोइट नहीं होते तो हम समझ नहीं पाते कि वो कभी बोल क्या रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं। हमने इमोशंस की उस पीक तक जाकर उस चीज को समझा जो सिर्फ एक कवि ही समझ सकता है।
तो इसलिए ये निश्चित रूप से कि किसी को सुनने के बाद ही इंस्पिरेशन आती है, सुनने की और लिखने की भी। तो जो आपके अंदर ये आपने बोला कि सुना, तो ये बीजारोपण या फिर खुद को अंदर मतलब अपने अंदर ये खूबी पहचानने की जो आपने सबसे पहले कोशिश की थी, किसी को सुनकर ही की थी, और वो सुना कब था? आपकी तब उम्र कितनी थी? ये बड़ी कमाल की बात है। तो मैं जिस माहौल में रहता हूँ, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, साठा 84 लघु मेवाड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ हमें बचपन से ही महाराणा प्रताप की शौर्यशाली पराक्रमी बातें सुनाई जाती हैं, बचपन से ही सुनाई जाती। और जब मैं 11th क्लास में था तो मैं अपने स्टेट लेवल कंपटीशन खेल रहा था। उस समय बड़ी रनिंग मुझे करनी होती थी, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हम रनिंग करते थे। तो उस टाइम पे मैंने डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविता थी विमान अपहरण, वो मैंने किसी के मोबाइल पे सुनी थी। और सुनी क्या थी, मेरा CPU ठीक करने के भैया आए थे, उन्होंने मोबाइल में चला रखी थी। मैंने जब वो सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये मुझे सुनना चाहिए। तो उसके बाद मैं जब रनिंग करने जाता था ट्रैक पे, 20 मिनट आधे घंटे या मुझे 1 घंटे रनिंग करनी है, तो मैं ईयरफोन लगा करके, बल्कि ईयरफोन भी नहीं होते थे उस टाइम पे, एक मोबाइल था उसमें वो लगा करके, और मैं वो सुनता रहता था लगातार, उसको आधे आधे घंटे उनकी कविता सुनता था। तो कविता सुनने की प्रेरणा तो मुझे वहां से मिली। कविता सुनना मैंने वहां से शुरू किया जब मैंने डॉक्टर हरिओम पवार जी को सुना। और कविता लिखने की प्रेरणा मुझे, उसके बाद मैं लिखता नहीं था, सुनता था, बहुत लंबे समय तक सुनता रहा। लेकिन कविता लिखने की जो मुझे प्रेरणा मिली वो डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जो मेरे गुरु हैं उनको सुनने के बाद मिली। मैंने उनके छंद कहीं सुने, किसी और से सुने, तो उसके बाद मैंने फिर उन्हें YouTube पे सुना। फिर बहुत सारे कवियों को फ्रेंड से सुने जिन्होंने कॉलेज में उनको उन छंदों को परफॉर्म किया था स्टेज पर। पता है मेरे को, ये बड़ी कमाल की स्टोरी है, ये बड़ी कमाल की स्टोरी। कभी आगे जा करके इस पर एक शॉर्ट मूवी बनाएंगे। तो ये बड़ी कमाल की स्टोरी है। तो उनको सुनने के बाद मैंने लिखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि अब मैं भी कुछ लिख करके देखता हूँ, तो मैंने लिखना शुरू किया। और जैसे तुमने कहा कि इस रस को ही क्यों चुना, देखिए कवि की डायरी में आपको लगभग सारे रस मिल जाएंगे। ठीक है, जो एक कवि है, आप उसकी डायरी खोल के देखेंगे तो उसमें आपको श्रृंगार भी मिलेगा, उसमें आपको व्यंग भी मिलेगा, उसमें आपको करुणा भी मिलेगी। और बल्कि मैं तो एक बात भी कहता हूं कि अगर कवि पता करना है कि 24 कैरेट का है कि नहीं है, ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि लोग इसको कैसे लेंगे। अगर तुम्हें पता करना है कि कवि कितना खरा कवि है, तो बस ये देखो कि उसने करुण रस में क्या लिखा। क्या बात है। अगर कवि होगा तो वो अपने आप को करुण रस में लिखने से रोक ही नहीं पाएगा। जो अब तक मैंने समझा है, कोई भी पोएट है, अगर आपको जानना हो क्या ये 24 कैरेट का पोएट है, तो ये देखो कि उसके डायरी में करुण रस है कि नहीं, उसने करुणा लिखी है कि नहीं। अगर वो इमोशंस लिखता है, किसी के आंसुओं को लिखता है, करुण रस में कुछ लिखता है, तो डेफिनेटली वो फिर अच्छे लेवल पर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने बोला कि यदि कवि की तो पहचान ये हो गई, लेकिन सक्षम कविता की क्या पहचान है? सक्षम कविता की पहचान ये है जिसको सुन करके, जिसको आप कविता सुना रहे हैं, जिस जनता को आप कविता सुना रहे हैं, जिस प्रकृति को आप कविता सुना रहे हैं, अगर वो आपकी कविता को सुन करके उसी रस पे चले जाएं जिस रस पे आपने जाकर के लिखी है, मतलब उसी भाव में खुद उसी भाव में खो जाएं, तो मतलब आपने कविता लिखी है। फिर क्या बात है। जिस इमोशंस के जिस पीक पे जाकर के आपने कविता लिखी है, अगर श्रोता भी उसी पीक पे जाकर के सुन लें, तो इसका मतलब आपने अच्छी कविता लिख दी है। क्या बात है। आपको मंचों पर कितना वक्त हो गया अभी तक? मंचों पर लगभग 7 से 8 साल मुझे हो गए हैं। सबसे पहली कविता कौन सी लिखी थी? सबसे पहली कविता मैंने शायद महाराणा प्रताप के ऊपर सबसे पहली कविता लिखी। हो जाए एक बार यदि याद है आपको। वो कविता थी सबसे पहले, एक कॉलेज में भी एक एंकरिंग के टाइम में कुछ लाइंस लिखी थी बहुत स्टार्टिंग में। तो वो बल्कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी जिस धुन में मुक्तक पढ़ते हैं उस धुन में लिखी थी। तो उसकी बहुत पुरानी है, लेकिन उसका मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने वो लिखी थी सिर्फ एंकरिंग के लिए, मैंने कि मुझे एंकरिंग करनी है एक शो में अपने कॉलेज में, तो मैंने वो कुछ लाइंस लिख ली थी। वैसे लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आपने एंकरिंग करते वक्त अपना ही लिखा। हाँ, मतलब मैंने सोचा स्कूल और कॉलेजेस में ना, क्योंकि मैं भी जिस कॉलेज से आता हूँ वहाँ पर मैंने भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किया है, मेरे साथी थे, तो हम लोग तो उठा लेते थे। लेकिन ये बड़ी बात है मतलब कि आपने सोचा, उठाते ही थे, सभी उठाते थे। लेकिन मुझे याद है कि मैंने 2014 में 2014 में अपने कॉलेज में, मुझे जो एनुअल फंक्शन होता है कॉलेज का, उसके एक शो की मुझे एंकरिंग करनी थी। तो मुझे लगा कि एंकरिंग तो सभी लोग करते हैं, मैं क्या अलग कर सकता हूँ। बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि सब बीच बीच में एंकरिंग के बीच में जोक्स लगाते हैं, शायरियां पढ़ते हैं, दूसरे कवियों की कविताएं पढ़ते हैं, तो मुझे लगा ये भी सब लोग कर रहे हैं, मैं क्या अलग कर सकता हूँ। तो वो जो अलग करने की भावना थी उसने कुछ लिखवाया। तो मैंने जस्ट बैक ऑफ द स्टेज जाकर के कुछ लाइंस लिखी, और डॉक्टर कुमार विश्वास जी जिस धुन में पढ़ते हैं उसी धुन में जाकर के मैंने कुछ लाइंस लिखी। लेकिन वो तो मुझे पता ही नहीं मैंने क्या लिखा था, मुझे याद ही नहीं, वो बस एंकरिंग के टाइम की थी। लेकिन जो पहली मैंने कविता लिखी वो मैंने महाराणा प्रताप को लिखी। क्या बात है, पहली ही कविता,
और महाराणा प्रताप पर बहुत बचपन बड़ी से सुना ही बात है इतना भैया, था। हाँ। तो वो कविता मैंने लिखी थी, उसमें राणा प्रताप, उसकी भूमिका यह है कि राणा प्रताप अगले दिन हल्दी घाटी का युद्ध होना है और राणा प्रताप रात में पूरी योजना बना रहे हैं। उन्हें तुरंत कुछ ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो, जितना जुनून देशभक्ति का मेरे अंदर है, राष्ट्र के लिए लड़ने का मेरे अंदर है, क्या मेरे सैनिकों के अंदर भी उतना है कि नहीं। 20,000 की सेना है, उधर 1 लाख की शस्त्र अस्त्र निपुण सेना है। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी सेना को देख करके मेरे सैनिकों के कदम लड़खड़ाएं, कहीं ऐसा ना हो कि चेतक की टापें धीमी हो जाएं, थोड़ा कमजोर कहीं ऐसा ना हो तलवार की छनकार धीमी हो जाए। तो राणा प्रताप ने तभी रात्रि में एक पूरी की पूरी सभी को बुलाया, एक योजना बनाई और सभी को बुलाया किले के बाहर। ये कवि की कल्पना है। तो राणा प्रताप ने बुलाया और पूरी सेना सामने खड़ी है, इधर चेतक है, इधर तलवार है, भाला है, सामने किले की प्राचीर पर राणा प्रताप खड़े हैं और अगली सुबह युद्ध होना है। और राणा प्रताप फिर बोलना शुरू करते हैं कि होगी भोर चारों ओर प्रलय का मचेगा शोर, मेवाड़ी बेटों का लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। तांडव करेंगे जब मुगलों की लाशों पर धरती के अंबर ब्रह्मांड हिल जाएगा। क्या बात, मुगलों के काल पर होंगे काले बादल तो हल्दी घाटी का भी रंग लाल पड़ जाएगा। मिटा जो माटी के लिए स्वर्ग को सिधारेगा, जो भागा मेरे वार का शिकार बन जाएगा। क्या बात है। तो ये मैंने मनहर घनाक्षरी के छंद हैं उसमें लिखी। तो ये सुनकर के फिर राणा प्रताप की तलवार बोलती है। तलवार को लगा, ये भी कवि की कल्पना है, तलवार को लगा कि प्रताप के मन में कोई शंका है, इनका हौसला, तो इनकी शंका दूर करनी पड़ेगी। तो तलवार राणा प्रताप से कहती है कि विजय यलगार होगी, छातियों के पार होगी, पल भर में ही यरी दल काट आऊंगी, घुमा दोगे जिधर भी राणा है कसम, तेरी शत्रुओं के मस्तक से धरा पाट आऊंगी। क्या बात है। रणथल में जरा भी प्यास लगने लगी तो रक्त शत्रुओं का बूंद बूंद चाट आऊंगी, और दिख गया मान का गुमान कहीं एक बार से 2 टुकड़ों में बांट आऊंगी। क्या बात है। चेतक बोला, भाले का भी छंद मैं छोटा करके आपको सुना रहा हूँ। चेतक ने फिर राणा प्रताप से क्या कहा कि पाला तूने मान से है, चेतक की जुबान ये है, रणभूमि राणा तेरा कर्ज मैं चुकाऊंगा। टिक जाए सामने औकात मुगलों की नहीं, टापों से ही सांपों का वजूद रौंद आऊंगा। विपदा जो आन पड़ी भर कर चौकड़ी में, पवन से गति का गुमान छीन लाऊंगा। राणा तेरी खातिर ये प्राण भी निकल जाए, जान दे के तेरे स्वाभिमान को बचाऊंगा। जिंदाबाद। उसके बाद फिर राणा प्रताप को लगा कि कल जो होगा वो अद्भुत होगा, जितनी राष्ट्रभक्ति लड़ने के लिए मेरे अंदर, मुझसे ज्यादा इनके अंदर है। तो फिर प्रताप ने जो कहा, वो अंतिम छंद उसका ये था कि लक्ष्य पे चढ़ा के तीर शत्रुओं के वक्ष चीर, शोणित से शौर्य की कहानी लिख आऊंगा। लक्ष्य पे चढ़ा के तीर शत्रुओं के वक्ष चीर, शोणित से शौर्य की कहानी लिख आऊंगा। जानता हूं लड़ता रहा जो अंत सांस तक, राणा सांगा का तभी सुपुत्र कहलाऊंगा। और देख लिया आंख में जो आंख डाल, एक बार अकबर का पजामा गीला कर आऊंगा। मर भी गया जो कल परवाह नहीं है मुझे, देश के प्रताप को अमर कर जाऊंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मेरी सबसे पहली कविता। ये मोहित शौर्य है। ये सबसे पहली कविता। ये मोहित शौर्य है जो पहली ही कविता से शौर्य की परिभाषा बता रहे हैं। ये सबसे पहली कविता। ये मोहित शौर्य है। अच्छा, दौर कैसा चल रहा है आपको? मेरे ख्याल से मैं तो क्या ही बताऊंगा, इन्फ्लुएंसर की क्या परिभाषा आप देखते हैं? अगर आप इस देश के, इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर देते हैं तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। आप वरना आप कुछ भी कर लें, आप इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों एक फिल्म डायरेक्टर जिसको अनुराग कश्यप नाम से जाना जाता है, जिनके नाम से लोग, उनके श्रोता उनकी फिल्मों को देखते हैं, जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर की ज़बान से किसी भी एक कम्युनिटी को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी जाती है, तब मोहित शौर्य इन्फ्लुएंसर के बारे में क्या बोलता है? देखिए, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, काफ़ी देश भर में लोगों के पास पहुंची। मैं बस एक बात लोगों से कहना भी चाहता हूँ और विशेषकर मुंबई वालों से पूछना भी चाहता हूँ। 2 पैसे आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि तुम्हारी जुबान 1.5 फुट की हो जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसे नहीं रह सकते जैसे पूरा देश रहता है? आपने अच्छा काम किया। अनुराग कश्यप जी की बहुत सारी फिल्म मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, हमने सपोर्ट किया, हमने जाकर के थिएटर में देखी, पैसा भी कमवाया, तुम्हें दौलत हमने दी, तुम्हें शोहरत हमने दी। तो ये मत सोचना कि तुम कुछ गलत बोलोगे तो हम शांत बैठ जाएंगे। तुमने अच्छा काम किया तो हमने उसको सराहा। हमने आपको बहुत इंस्पिरेशन दिया, बहुत सारे हमने आपकी तारीफ भी की, लेकिन कुछ गलत बोलोगे तो सोच भी मत लेना कि शांत बैठ जाएंगे। और ऊपर से कवि और मोहित शौर्य, संभव ही नहीं हो सकता कि हम शांत बैठ जाएं। तो मैंने कहा था उसमें भी कि, और ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी जिनको पूजते हैं हम लोग, बिल्कुल आप जाइए ना, इतिहास पढ़िए श्रीमान। आप पिक्चर बना करके सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़ी बल्लम हो गए, जाकर के पढ़ो ना एक बार इतिहास, तो तुम्हें पता लगेगा कि धर्म बचा कैसे है।
जो बोलने की हाँ आजादी पा रहे हो, ये जिनकी वजह से बचाया, तुम उन पर टिप्पणियां कर रहे हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा भी था कि चाणक्य का ज्ञान तो छोड़ो, चाल बराबर भी नहीं। परशुराम का फरसा छोड़ो, ढाल बराबर भी नहीं। और बैठ के मुंबई में ब्राह्मण को गाली देने वाले सुन, तेरा वजूद ब्राह्मणों के बाल बराबर। क्या बात है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो शांत नहीं बैठेंगे। जो बोलना है बहुत सोच समझ के बोलो। हाँ, क्योंकि पब्लिक, किसी को बनाती पब्लिक ही है। बिल्कुल सही बात। और गिराती भी पब्लिक ही है। अच्छा, आप पर्यावरण पे बहुत क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपसे लोग प्रेरित भी होते हैं, आप वहीं पर्यावरण को भी लेकर के तमाम सवाल उठाते हैं अपनी कविताओं में। आपकी कविताएं पर्यावरण पर भी होती हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी होती हैं। वहीं अगर हम देखें तो तेलंगाना में क्या स्थिति बनी हुई है, 400 एकड़ का जंगल रोजगार का बहाना देकर उजाड़ दिया गया। वहाँ पर उन पशु पक्षियों का क्या, जिनका उन पेड़ों पर बसेरा था। देखिए अरनीत भाई, मेरा एक मानना है कि अगर आप कवि हैं, मैंने जैसे पहले ही कहा कि कवि कलाकार नहीं होता। बिल्कुल। कलाकार का काम होता है कि अपनी कला से लोगों को रिझाना, लोगों की का प्यार पाना, ये कलाकार का काम होता है। कवि विचार होता है। बिल्कुल। अगर इस सोसाइटी के अंदर, इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर कुछ भी गलत होता है तो उसमें कोई चुप रह जाए, कम से कम कवि को तो चुप नहीं रहना चाहिए। और ये जिम्मेदारी, ये मेरी ड्यूटी है। हर व्यक्ति की इस देश में एक ड्यूटी है, और जितनी जिम्मेदारी से हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे उतने अच्छे से देश चलेगा। जैसे एक नेता की ड्यूटी है डेवलपमेंट करना, वो डेवलपमेंट करे। एक एक्टर की ड्यूटी है वो एक्टिंग करे। एक रिपोर्टर की ड्यूटी है कि वो रिपोर्टिंग करे। एक न्यूज़ में काम करने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो न्यूज़ दिखाए। कवि की ड्यूटी है कि वो बड़ी जिम्मेदारी से लोगों की परेशानियां, इस समाज में जो गलत होता है उसकी आवाज़ उठाए। इसलिए आप, जैसा आपने कहा कि इस पर भी कविताएं होती हैं, इस विषय पर भी कविताएं होती हैं, उसका कारण यह है कि जो कुछ भी गलत दिखता है तो लगता है कि इसके खिलाफ बोलना चाहिए, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बिल्कुल। हम वो लोग नहीं है जो पैसे के लालच में अपनी जुबान बदल लें या शांत बैठ जाएं। और देखिए एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, रीतिकाल में जब इस देश, इस हिंदुस्तान के, बिल्कुल, इस धरती पर रीतिकाल में जब सर्वाधिक कवि राजाओं के दरबार में जाकर के उनकी प्रशंसा लिख रहे थे या फिर श्रृंगार रस में कविताएं लिख रहे थे, हालांकि वो भी साहित्य की सेवा ही कर रहे थे, तो उसी समय दूसरी तरफ औरंगजेब नाम का राक्षस लोगों की गर्दनें काट रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय सभी शांत थे। उस समय भी एक मां सरस्वती का लाल था। उस समय एक तो शेर था, एक तो कवि था जो राजाओं के दरबार में नहीं बल्कि औरंगजेब के दरबार में जाकर के उसकी आंखों में आंखें डाल करके ये कहने की हिम्मत करता था कि किवले के दौर बाप बादशाह शाहजहां ताको कैद कियो माने मक्के आगी लाई हो। बड़ा भाई दारा बा को पकड़ी के मारे डारा मेहर हूं नाही माँ को जायो सगो भाई है। बंधु तो मुराद बख्श बादीचू की करीबे को बीच दे कुरान खुदा की कसम खाई है। और भूषण सुकवि का है सुनो औरंगजेब ऐते काम किए तब पाई बादशाही है। क्या बात है। और वही कवि अपने घोड़े पे बैठ करके छत्रपति शिवाजी के साथ रण क्षेत्र में जाकर के युद्ध भूमि में खड़े होकर के छंद लिखता था कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गैब रन के रलत है। एल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उस लत है। तारा सो तरनी धुनी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा भारियों हालत। क्या बात। तो उसी भूषण के नखून पर लगी हुई धूल को माथे पर तिलक लगा करके मोहित शौर्य अपने घर से निकलता है और कविता लिखता है। इसलिए हर विषय को उठाता हूँ, इसलिए हर विषय पर मजबूती से बोलता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी ड्यूटी है। और मेरे ख्याल से ये कविता का कर्म और धर्म भी है। बिल्कुल, कवि और कविता दोनों का। बिल्कुल। क्योंकि यदि कवि नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन बोलेगा। हालांकि आजकल कुछ लोगों को लगने लगा कि कविता सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन है, कवि सम्मेलन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर, बहुत सारे शासन प्रशासन के लोग, बहुत सारे इवेंट कंपनी वाले और अधिकांश कुछ कवि वो ये सिद्ध करने में लगे हैं कि कवि सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन है। मैं कहता हूं कि कवि सम्मेलन कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होते। कवि सम्मेलन इस देश में और समाज में बढ़ रहे विसंगति के वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया गया एक यज्ञ है, जिसमें हम लोग मंत्रोच्चारण के लिए जाते हैं और श्रोता आहुति लगाने के लिए। आहुति लगाने, क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। अभी तक मेरे ख्याल से 4 से 5 पॉडकास्ट हमारे हो चुके हैं और इतने ऊंचे दर्जे की बात इस पॉडकास्ट में आपकी जबान से सुनने के लिए। और आपने प्रकृति की बात कही, अगर प्रकृति नहीं होगी तो हमारा होगा क्या? तुम क्या करोगे? करोड़ों कमा लो, तुम ले लो, कितने बड़े सेलिब्रिटी बनना चाहते हो बन जाओ, क्या करोगे? नेचर नहीं होगा तुम क्या कर लोगे? नदियां नहीं होंगी, अगर पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, कहाँ जाओगे ऑक्सीजन लेने के लिए? ऊपर चले जाओगे, क्योंकि जीवन वहीं से है। कहाँ जाओगे? बिल्कुल शांत बैठे हो आप, आपको नहीं पता कि कितना बड़ा प्रकृति का लॉस हो रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं। अभी जो 400 एकड़ का जिसका आपने जिक्र किया, 400 एकड़ का जंगल तेलंगाना में काटा गया। बिल्कुल।
कोई नहीं बोला, बच्चे बोले वहां के। बोलना चाहिए था ना मुंबई वाले, तब क्यों नहीं बोले? तब इतने बड़े जो पूरे देश भर के नेता हैं, पूरे देश के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्यों नहीं बोले? कहां गए इंस्टाग्राम पर रील बना करके मिलियंस व्यूज लेने वाले? बोलना चाहिए था। लेकिन मैं तो बोला, बिल्कुल, मैंने तो पूरी वीडियो बनाई और गई वहां तक, उनको भी ट्वीट करके मैंने भेजा। और मैंने बस, उन्होंने कहा कि आईटी पार्क बनाएंगे, 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। मैंने कहा मैं सरकार से बस एक सवाल पूछ रहा हूं कि तुम 5 लाख लोगों को नौकरियां दोगे, उन 10 लाख का क्या होगा जिनके घर आपने छीन लिए? इनके घर उजड़ गए, उनकी चिंता कौन करेगा? सही बात है। ये धरती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर उनका भी उतना ही अधिकार है। इसलिए मैंने कविता लिखी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, एक घर जहां बनता था पहले, एक एक घर के ऊपर 40-40 घर आपने खड़े कर दिए, बिल्डिंग्स आपने बना दी। उसके बाद भी अगर आपको रहने की दिक्कत है तो अपनी आबादी कम करो, उनके जंगल मत छीनो। वही सबसे बड़ी बात है। आप अपनी आबादी कम करो। अगर तुम इतना करने के बाद भी देखो ना, एक एक मकान के और बिल्डिंग्स खड़ी करते, सोसाइटी पे सोसाइटी बन रही है, उसके बाद भी अगर तुम्हें रहने की कमी है तो उनके घर मत छीनो, उनके जंगल मत काटो, तुम अपनी आबादी कम करो। अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है ना? इंसानों से कहना चाहता हूँ, हाँ, एक एक व्यक्ति अपने सुने ऊपर इस बात नियंत्रण को। नहीं है। अपनी आबादी कम करो, दूसरे का घर क्यों छीनते हो? सही बात। मैंने उस पर लिखा था कि जो कलेजा चीर दे चीखे सुनाना चाहता हूँ, जंगलों से आई कुछ चीखे सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है। इंसान कितना गिर गया है ये बताना चाहता हूँ। भोगवादी भाव से संवेदना को पाट कर बिल्डिंग बनाई जा रही है जंगलों को काट कर। भूख इतनी बढ़ गई सारा जहां खा जाएंगे, ये समंदर चाट जाएं आसमां खा जाएंगे। बेजुबानों की सड़क पर गर्दनें उतार दें, अपने बच्चों के लिए ये सबके बच्चे मार दें। खुश बहुत हैं जंगलों में पेड़ को उखाड़ कर, छोटे छोटे पक्षियों के घोंसले उजाड़ कर। सच्चाई है। पर लौट भी जाता है कर्मा ये जरा सा ज्ञान रखना, लौट भी जाता है कर्मा ये जरा सा ज्ञान रखना। उनके घर में घुस रहे हो ये मगर तुम ध्यान रखना। जंगलों के शेर गर वो जग गए तो क्या करोगे, जंगलों के शेर गर वो जग गए तो क्या करोगे, वो तुम्हारे घर में घुसने लग गए तो क्या करोगे। क्या करो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। तेंदुआ दिख जाता है ना शहर के बाहर, 3 रातों की, कई रातों की नींद गायब हो जाती है। बिल्कुल, तितर-बितर हो जाएंगे कहाँ? उनके जंगल काटोगे तो कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारे घर में घुसेंगे, वो तुम्हारे घरों में घुसेंगे। वो तुम्हारे घर में घुसने लग गए तो क्या करोगे? जाहिर है, कौन उठाएगा ये सवाल? बिल्कुल, वो तुम्हारे घर में घुसने लग गए तो क्या करोगे। ये पेड़ पौधे जीव जंतु इस धरा की जान है, इनसे ही हम मानव बने, अपनी यही पहचान है। बंदर से इंसान बना है आदमी, याद रखना। बिल्कुल, उनसे ही हम मानव बने, अपनी यही पहचान है। ये पेड़ पौधे जीव जंतु इस धरा की जान है, इनसे ही हम मानव बने, अपनी यही पहचान है। ईश्वर ने हमको है जना, उसने ही ये बनाए थे। जाके पढ़ना हमसे पहले ये धरा पर आए थे। ये जमी उनकी भी है, बस तुम नहीं हकदार हो। मालिक नहीं हो तुम, यहाँ केवल किराएदार हो। भावना लिख दी है मैंने कल्पना को रोक कर, शौर्य सत्य बोलता है आज सीना ठोक कर। ये न समझो ये धरा तुम जीव भक्षियों की ही है, ये ना समझो ये धरा तुम जीव भक्षियों की ही है। तुमसे पहले ये धरती उन पशु पक्षियों की ही है। क्या बात है। ये सोचना होगा लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं खुद को सुविधा और आराम देने के पीछे दौड़ रही है दुनिया, और इसी सब के चलते बेजुबानों की जिंदगी को दांव पर लगा रही है। और देखिए, ये इंसान की भूख है सर। हाँ, ये पूरा ब्रह्मांड खा जाएगी तो भी नहीं मिट सकती। हाँ, आप इनको कुछ भी दे दो, इनको सब कम पड़ेगा। आपने इनको हाथ वाला पंखा दिया तो इनको फैन ऊपर वाला चाहिए था, आपने इनको ऊपर वाला फैन दिया इनको कूलर चाहिए था, आपने इनको कूलर दिया इनको विंडो एसी चाहिए था, इनको विंडो एसी दिया इनको स्प्लिट एसी चाहिए था। अब इनको आप स्प्लिट एसी दे दो, अब इनको 2 स्प्लिट एसी चाहिए। आप इनको 2 दे दोगे फिर इनको कुछ और चाहिए। इंसान की भूख खत्म हो ही नहीं सकती। ये पूरी सृष्टि को खा जाएंगे लेकिन भूख कम नहीं कर सकते। मैं कोटा पर आना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और कोटा विद्यार्थियों का हब है। बिल्कुल ठीक है। यदि मैं उधर की तरफ देखता हूँ, अपने भाई, अपने बंधुओं को, अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, तो कहीं ना कहीं उनके उस भीड़ में, उनके उस समूह में मैं खुद को खड़ा हुआ देखता हूँ। तो जब मैं उनसे खुद को जोड़ता हूँ, वो क्या आशा लेकर, क्या जिज्ञासा लेकर कोटा पहुँचते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देते हैं, जब वो पेपर देते हैं, जब वो तारीखों पे तारीखें देखते हैं कि डिले होती जाती हैं, और अंत में जाकर के जब एग्ज़ाम भी हो जाता है, रिज़ल्ट भी आ जाता है, लेकिन नौकरियां तक नहीं मिल पाती, पूरी उम्र गुजर जाती है, तब मोहित शौर्य उन युवाओं के लिए क्या दूसरे है? ये मैं खुद को जोड़कर इसी सवाल में एक बहुत बड़ा सवाल और भी छिपा है जो आपने नहीं पूछा, और एक बहुत बड़ा दर्द भी छिपा है। मैं जब कोटा के ऊपर मैंने बोला तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि तुम वीर रस के कवि हो,
वीर रस की कविताएं लिखो। मैं सामाजिक मुद्दे उठाता हूँ, समाज में जो गलत होता है उसके खिलाफ बोलता हूँ। पेड़ कटते हैं तो मैं बोलता हूँ, नदियों का पानी रोका जाता है मैं बोलता हूँ, देश भर में कुछ भी गलत होता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बोलूँ। बिल्कुल। मैंने कोटा के ऊपर भी बोला, तो मुझसे कहा कि वीर रस की कविता लिखो। मैंने कहा इससे बड़ा वीर रस क्या होगा, सही इससे बड़ी वीरता क्या होगी। आप समाज में कुछ गलत होता है, डंके की चोट पर सीना ठोक करके आप अपनी कविता के माध्यम से एक आंदोलन लाते हो, तो इससे बड़ी वीरता क्या होगी। कोटा के ऊपर मैंने बहुत बोला और मैंने बस एक बात कही कि जिन बच्चों को राजा बेटा कह करके पुकारा गया, बचपन में जिन बच्चों को राजा बेटा कह करके बुलाया गया, उन बेटों को राजा बनना नहीं सिखाया गया। क्या बात। बचपन से एक ही घुट्टी पिलाई गई, नौकरी 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 नौकरी। और इस नौकर बनाने की जिद ने उन बच्चों को इतना मानसिक गुलाम बनाया कि उनको मौत जिंदगी से बेहतर लगी। कोटा की नौकरियों के ऊपर सब बात करते हैं, कोटा में जो आत्महत्या होती है उस पर कौन बात करेगा। सही बात है, कौन बात करेगा। कितने बच्चों ने फांसी का फंदा। और एक बात मैं आपसे बिल्कुल, वो पंखों तक पहुंच जाते हैं। उनको इतना प्रेशर में लाया गया कि उनको मौत जिंदगी से बेहतर लगी। रोज पंखों पर आप लाशें वहां देखते हैं, इन पर कौन बात करेगा। कौन उन बच्चों को समझाएगा कि बेटा इसके अलावा भी एक दुनिया है। आप मेहनत करो, सफल होते हो अच्छी बात है, सफल नहीं होते हो तो कोई बात नहीं। इस दुनिया में बहुत कुछ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, लोग हैं, ईश्वर है, हम हैं, माँ बाप हैं, कोई बात नहीं। आप असफल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। ये कौन समझाएगा। परसेंटेज कितनी आई, नंबर कितने आए, एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं, कोई नौकरी मिली कि नहीं मिली, इससे दुनिया चलेगी क्या। आप बताओ। कहीं ना कहीं एक बात और, हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स है ना, वो अपने सपनों का बोझा अपने बच्चों के कंधे पर लाद देते हैं। उसके चलते भी कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा हो जाती है। भाई 16-16 घंटे, 16 साल की उम्र में 16-16 घंटे पढ़ाई करने वाले मासूम बच्चों की लाशें जब कोटा के पंखों पर मिलती हैं तो कलेजा हमारा फटता है। सही बात है। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, कितने मेहनती बच्चे हैं, कितने हार्डवर्किंग बच्चे हैं। इतने बड़े देश के टैलेंट को हम पंखों पर लटका हुआ देखते हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, परसेंटेज का प्रेशर, जॉब का प्रेशर। क्यों है? क्या वो कुछ और नहीं कर सकते? क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते? क्या वो नया बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते भविष्य में जाकर के? अगर इतना उनका ब्रेन इतना पावरफुल है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात। क्यों उनको नौकरियों के जंजाल में डालना है? मैं पूछना चाहता हूं। मैं देखिए, नौकरी करना भी जरूरी है, मजबूरी है। मजबूरी में सभी ने किया, मैंने भी किया, आपने भी की होगी, लेकिन वो डेस्टिनी तो नहीं हो सकती। अगर नौकरी आपकी डेस्टिनी है तो श्रीमान आप बहुत गलत अपने आप कर। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी आपकी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन अगर नौकरी को आपने डेस्टिनी मान लिया, अपना लक्ष्य मान लिया, अपना गोल मान लिया, तो फिर आप इंसान कहलाने लायक नहीं हो। किस बात के लिए लड़ोगे? मेरे गुरु हैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, उन्होंने लिखा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। क्या बात है। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा अपने अपने जीवन का। नौकरी के लिए पैदा हुए थे क्या? आपका जन्म इस बात के लिए हुआ था कि आप पैदा हो जाओ, नौकरी करो, मर के ऊपर आ जाओ? बिल्कुल। और एक बात और कह रहा हूं, नौकरियों पर कई बार सवाल उठता है, सरकार ने नौकरियां नहीं निकाली, नौकरियां नहीं निकाली। देखिए, सरकार का काम नौकरी, अगर सरकार की नौकरियां करना ही नौकरी है तो जिंदगी भर जब तक ये धरती है ये देश बेरोजगार रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज और यहीं से पूछना चाहूंगा कि नौकरी देश की सेवा करने के लिए देखते हैं या फिर अपने आने वाली पीढ़ियों की सुविधाओं के लिए नौकरियां देखते हैं, सरकारी नौकरियां खासकर? वो सभी को पता है, उस पर मैं बोलूँ सभी को पता नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल पैदा होता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक नौकरियों में आकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ। नहीं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा। मैं उनके लिए, मैं मतलब जो देश के अभी भी जो सेवादार हैं, मैं दिल से, मेरी मतलब उनके लिए संवेदनाएं भी हैं और इज्जत भी है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बहुत सी मानसिकता ऐसी है लोगों की कि देश की सेवा में या फिर किसी भी सरकारी नौकरी इस मानसिकता से पाना चाहते हैं कि राशन फ्री, खाना फ्री, उपचार फ्री, और तो और जब आप रिटायर हो जाओगे तो एक पेंशन फ्री, आपको पैसा भी मिलेगा। हाँ। बात है। देखिए, मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ कि जो लोग सरकारी नौकरियों के पीछे पागल हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो कोई गलत नहीं है, आप तैयारी करिए। लेकिन जो पागल हैं, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए तैयारी करते हुए, जीवन का कितना कीमती समय था जिस समय आप कोई भी बड़ा काम कर सकते थे, उसमें 10-15 साल आपने नौकरी करने में वेस्ट कर दिए। अगर आपको देश की सेवा करने के लिए, आप कहते हो कि देश की सेवा करनी है इसलिए नौकरी करनी, तो देश की सेवा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या जो किसान है, जो खेती करता है, वो देश की सेवा नहीं कर रहा? बिल्कुल। पूरे देश को अन्न पैदा करता है, अपना भी पेट पालता है, दुनिया का पेट पालता है, क्या वो देश की सेवा नहीं करता? क्या जो एक दुकान परचूने की खोल करके बैठा है, स्टेशनरी की शॉप खोल करके बैठा है, क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहा? क्या वो सरकार को टैक्स नहीं देता? जाहिर है। तो जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी करके आप देश की सेवा करोगे। इसलिए मेरा पूरे यूथ, देश भर के यूथ से कहना है, सोच को बड़ा करो,
थोड़ा सा और बड़ा करो। ये नौकरियां ही आपकी डेस्टिनी नहीं होनी चाहिए। कुछ सोचो, तुम नया क्रिएटिव क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें दुनिया में है। नहीं, फिर भी अब एक यदि सरकारी जॉब में जाने के लिए, सरकारी नौकरियां पाने के लिए एक युवा मेरे ख्याल से 21-22 साल से जुट जाता है, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद 35 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, जब तक नौकरी ना मिले और जब तक उसकी उम्र वहाँ तक ना पहुँच जाए, वो जुटा रहता है, जुटा रहता है। मेरे ख्याल से, मेरा तो ये मानना है कि यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर यदि आप वाकई देश की सेवा करना चाहते हैं, आप उस मानसिकता से देश की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं देश में, तो आप मेरे ख्याल से 5 या 6 साल हद से हद आप उसकी जुटकर तैयारी कीजिए। लेकिन यदि वहाँ तक ना पहुँचा जाए तो आप तमाम रास्ते वहाँ से खुल जाते हैं। आप उस 5 साल टाइम पीरियड में भी इतनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या कर भी चुके होते हैं कि आप कहीं जाकर किसी ग्रामीण क्षेत्र में या फिर किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर विकास की आज भी कमी है, वहाँ जाकर आप बच्चों को स्कूल में शिक्षा दे सकते हैं। आप फ्री में जो बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते उनको शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार से भी तमाम प्रकार से देश की सेवा हो सकती है। कौन करता है? कोई करने को तैयार नहीं। लेकिन ये चीज़ मैंने खान सर से सीखी। खान सर ने मेरे ख्याल से एक इसी मानसिकता के साथ अपनी इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ। ऐसे लोग आगे आए तो कुछ काम बने ना। अब आप नौकरी के चक्कर में लगे रहे, आपने अपने जीवन के 10 साल वेस्ट किया, आपने माँ बाप के जीवन के 10 साल वेस्ट किए, बहुत सारा पैसा वेस्ट किया, फिर लास्ट में 11वीं साल में आपने फंदा पंखे पर टांग और आप झूल गए। ये थोड़ी ना जीवन है। बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ, इंसान का जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान का जन्म इस बात के लिए मिला था कि पैदा होकर नौकरी करो, अगर मर जाओगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। चलिए, कुछ युवा फिर भी, चलो अगर सरकारी नौकरी में युवा जुटे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, वो उनका जीवन व्यस्त तो नहीं जा रहा, वेस्ट तो नहीं हो रहा, व्यर्थ तो नहीं। देखिए, वेस्ट तो करना ही नहीं चाहिए आप। लेकिन मैं अब उन युवाओं पर आना चाहूँगा जो युवा प्रेम की आड़ में दुपट्टों से बाहर नहीं निकल पा रहे। कि मेरा दोस्त राम बदा और उसकी बड़ी ये लाइन है कि एक ऐसा प्रेम है जो दुपट्टे से बाहर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है। दुपट्टों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जो प्रेम मैसेजेस से शुरू होता है, डीएम से शुरू होता है और 35 टुकड़ों तक जाकर सीमित रह जाता है, ओयो तक सीमित रह जाता है। उस प्रेम के बारे में युवा कवि मोहित शोरे क्या कहेंगे? मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। प्रेम 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 सुन करके ना कानों से खून निकल आया। कौन से प्रेम की बात कर रहे हो, पहले डिफाइन करो। कौन से प्रेम की बात कर रहे हो? क्या प्रेम सिर्फ वही होता है जो इंस्टाग्राम की रील देख करके डीएम में यू आर सो हॉट लिख करके शुरू होता है, फिर 35 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर बंद होता है? यही प्रेम है? क्या वो प्रेम नहीं है जो एक माँ अपने बेटे से करती है? तुमने भगवान कृष्ण के कितने अवतार प्रेम के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोगों ने दिखाए। मैं पूछता हूं कि क्या वो प्रेम नहीं है जो भगवान कृष्ण सुदामा से करते थे? बिल्कुल। क्या वो प्रेम नहीं है जो अपने भांजों से करते थे? बिल्कुल। क्या वो प्रेम नहीं है जो वो अर्जुन से करते थे? क्या वो प्रेम नहीं है जो भगवान कृष्ण पूरी सृष्टि से करते थे? क्या वो प्रेम नहीं है जो वो अपने बचपन के मित्रों से करते थे? तो प्रेम का एक ही स्वरूप क्यों दिखाते हो? प्रेम के तो बहुत सारे स्वरूप हैं। और आज भी आप देखो ना, जब भी प्रेम की बात चलती है तो लड़की लड़की, भैया ये कौन सा प्रेम आप दिखाना चाहते हो? प्रेम तो वो भी है जो टीचर अपने स्टूडेंट से करता है। प्रेम तो वो भी है जो किसान अपनी फसल से करता है। प्रेम तो वो भी है जो एक कवि और एक सैनिक अपने वतन से करता है। बिल्कुल। तो एक ही प्रेम का अर्थ सिर्फ एक ही बना करके क्यों छोड़ दिया गया? और आज के प्रेम पे कौन सा प्रेम ढूंढ रहे हो आप? मेरी कविता सुनना आप यूट्यूब पे जाकर के। मैंने सुनी आपकी वो कविता, मैंने लिखा था उसमें कि उसमें ये था कि आज होटलों तक रह गया है। बड़ी उसमें ये था कि केवल दिमाग चल रहे हैं, दिल से नहीं है वास्ता, प्यार बन गया है जिस्म पाने का एक रास्ता, जिंदगी का हर नशा बस बोतलों तक रह गया, आजकल का प्यार केवल होटलों तक रह गया। ये सबको पता है। तो प्रेम के नाम पे एक ही डेफिनेशन बना करके यूथ का सबसे ज्यादा मूर्ख बनाया गया। और ये अगर मैं पूछूं तो ये चीज डाली कहाँ से गई है यूथ के अंदर? सोशल मीडिया। कैसे आई है? आप कुछ भी देखो, आप बॉलीवुड देखो, आप मूवीज देखो, किताबें पढ़ो, कविता सुनो, गाने सुनो, हर जगह से एक ही बात बताई गई, प्यार करो, प्रेम है, लड़की से प्रेम है, इसके अलावा कोई प्रेम नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन अधिकांश लोगों ने 80-90%, चाहे आप मूवीज उठा लो, चाहे आप गाने उठा लो, चाहे आप कोई और आर्ट के किसी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप
कुछ किताबें उठा लो, चाहे कविताएं उठा लो, सबको बताएगा कि प्रेम प्रेम मतलब लड़का लड़की, प्रेम मतलब लड़का लड़की, माँ बाप का प्रेम नहीं, भाई बहन का प्रेम मैंने नहीं। इसीलिए पूछा कि दुपट्टे तक ही सीमित रह गया अगर है। मैं आपको बताऊं आज इतने सारे डिवोर्स होते हैं, हाँ, लगातार आप संख्या देख रहे हो, रोज कोई बिल्कुल ना कोई, बिल्कुल रोजाना। डेली आप सोशल मीडिया खोलते हो तो कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती है। अगर प्रेम के नाम पर भाई बहनों का प्रेम भी दिखाया जाता, बिल्कुल। माँ बाप के प्रेम के ऊपर भी इतनी बात की जाती, तो शायद रिश्ते और मजबूत हो जाते। जाहिर है, ये जाहिर तो है। सोचना पड़ेगा बस। हाँ, आपने अभी आज के मतलब रिश्तों की बात की। आज के रिश्तों को हो क्या गया? ये कौन सा इनको वायरस लगा है? नई नई शादी होती है, नए नए रिश्ते बनते हैं, नए नए संबंध में लोग जुड़ते हैं, लेकिन कुछ महीने तक ही वो संबंध चल पाता है, वो रिश्ता चल पाता है। ये कौन सा वायरस चला है? इसमें किस चीज़ की कमी है? मैं कहते हैं ना, अर्नित, बात आपने सुनी होगी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे वहाँ कवि। पहुँचे कभी। मैंने इस बात पर बहुत शोध किया, हाँ, और जब मैं इसकी तहत में पहुंचा, जब मैं नीचे रूट में पहुंचा, तो मुझे पता लगा कि इस सब का एक ही कारण है, और वो है शो ऑफ। आप जितना शो ऑफ रिश्तों में करोगे उतनी ही गड़बड़ होगी। आपकी दोस्ती क्यों नहीं टूटती दोस्त से? बिल्कुल। एक दोस्त है आपका जिसको आप दिन में 50 गालियां देते हो, वो आपको 100 गालियां देता है, रोज आपकी लड़ाई होती है, फिर भी 2 घंटे बाद आप ऐसे मिलते हो जैसे कुछ हुआ ही ना कुछ हुआ ही ना हो। हो। 20 सालों से दोस्ती चली आ रही है, कारण क्योंकि वहां शो ऑफ नहीं है। वहां शो ऑफ, वहां आप ये नहीं सोचते कि मुझे इससे क्या बात करनी है, इसको बोलना क्या है, इसके सामने बैठना कैसे है, इसके सामने प्रेजेंट कैसे होना है, इसको बोलना क्या है। जहां आप ये भी ना सोचना पड़े तो वहां रिश्ते चलते हैं। इसके अलावा कोई रिश्ते इसलिए नहीं चल पाते। मेरे ख्याल से दोस्ती पर आपकी एक कविता भी थी। और उस पर हाँ, एक बार हो पूरी जाए गजल है वो। हाँ, कि किसी ने पूछा कि जिंदगी में क्या कमाया, क्या कमाया है? तो मैंने कहा कि दिल में बसने वाले ये दिलदार कमाए, हाँ, हाँ नहीं कभी पर पैसों के भंडार कमाए, भंडार कमाए, हर चीज कमाई तुमने तोड़ के रिश्तों को, हमने सब कुछ छोड़ के अपने यार कमाए। मत पूछो क्या मिला मुझे इन यारों से, मैंने अपने गम के हिस्सेदार कमाए, और मैंने अपने गम के हिस्सेदार कमाए, फोन करूं तो दौड़े दौड़े आते हैं, बात पे मरने वाले ये खुददार कमाए, हर चीज कमाई तुमने तोड़ के रिश्तों को, हमने सब कुछ छोड़ के अपने यार कमाए। तो प्रेम के टूटने के जो संबंध आज टूट रहे हैं, आप इसके रूट में चले जाना, आपको अलग अलग रीजंस मिलेंगे। कोई कहेगा सोशल मीडिया ज्यादा देखना, कोई कहेगा ये रीजन है, कोई कहेगा ये रीजन है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाना, और अपने चीजों को लेकर के लड़ जाना, एक्सटर्नल अफेयर्स भी कुछ लोग कहेंगे। लेकिन आप रूट में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि शो ऑफ ही इसका मेन रीजन है। जितना ज्यादा रिश्तों का शो ऑफ किया जाता है चीजों का, वहां रियलिटी बचती नहीं है। रिश्ते कहाँ बचते हैं? जहाँ ईगो नहीं होती। ईगो नहीं होती। इतनी सी भी ईगो होगी तो रिश्ता बचा ही नहीं पाओगे। सही बात। दोस्त को 50 गालियां दो, कोई ईगो नहीं है उसके अंदर, 1 घंटे बाद फिर फोन करेगा, आजा नीचे खड़ा हूं। इसलिए चलते हैं रिश्ते। आप अपनी प्रेमिका को नहीं बोल सकते 4 बात आज के टाइम पे, या वो आपको नहीं बोल सकती, क्योंकि ईगो बहुत बढ़ गई है, और उसका मेन रीजन है शो ऑफ। हर चीज में हमें शो ऑफ करना। आपने बोला भी था कि मैं भी कहता हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन लेकिन मजाक में था, वो मजाक में था। नहीं, वो व्यक्ति वो बाकी वो सच्चा ही है। मैंने उसमें एक कहा था कि मेरठ के, तुम तो बिल्कुल मेरठ में ही रहते हो, मेरठ के पास वाले लोग हैं आजकल, मेरठ के पास वाले लोग पूरे देश को स्टार्टअप के नए आइडियाज दे रहे हैं, पुरानी चीजों का सही यूटिलाइज कैसे करें। जैसे पहले हमें लगता था कि ड्रम सिर्फ पानी भरने के काम आता है, पहले हमें लगता था ड्रम सिर्फ पानी भरने के काम आता है, फिर हमें पता लगा कि ड्रम अगर नीले रंग का हो तो और भी चीजों में काम आ सकता है। इन चीजों में भी काम आ सकता है। जैसे सपेरे, चीज के लिए हाईलाइट है। पहले गांव में सपेरे आते थे सांप का खेल दिखाने, सरकार ने बैन कर दिए, तो सांप का क्या करें। अब हमारे यहाँ सांप रेंट पे दिए जाते हैं। अब मरा ना एक व्यक्ति बेचारा मेरठ में, तो उसके नीचे सांप निकला, बिल्कुल, पुलिस आई पकड़ के ले गई सांप को। बोले तूने मारा है? वो तो सांप समझदार था, उसने जज साहब के सामने मुंह खोल के दिखा दिया, बोले जी मेरे तो दांत ही नहीं है, मैं कहां से मार लूंगा। तो तब मैंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी खिलाओ, लेकिन दामाद को बचाओ, दामाद को बचाओ। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन ये मजाक में था। सोचने वाली बात है, रिश्ते टूट क्यों रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आप देखें तो बीच में डाइवोर्स की एक तरीके से जो काउंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन अब डाइवोर्स नाम की भी चीज़ सामने नहीं आती, और सीधा बंदा यहाँ से छलांग मारकर यहाँ आ जाता है। ये कैसी बात हुई? कहीं ना कहीं वहाँ इंसान जिंदगी का मतलब भूल गए। हाँ, कहीं ना कहीं वहाँ इंसान सुरक्षित तो होता था। चलो भाई ठीक है, आपकी और हमारी नहीं बन पा रही है, हमारे बीच में क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ डाइवोर्स होने के बाद आपको एक मजे की बात बताऊं, जीवन तो बच जाता था। लेकिन अब तो यही नहीं पता चल रहा कि तुम्हारा जिंदगी कितनी है जिसके साथ तुम रह रहे हो। आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं,
मैं कहता हूँ जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसे ही नहीं बोलते। मैंने इस पर भी शोध किया। आपने किसी नेता या किसी मजदूर को सुसाइड करते देखा है कभी? बड़ी बात आप मुझे 2 एग्जाम्पल ढूंढ के ला दो। बड़ी बात है। आपने कभी किसी नेता को और कभी किसी मजदूर को, हाँ, जो सुबह से शाम तक काम करता है, बड़ा आप एग्जाम्पल उंगलियों पे ढूंढ नहीं पाओगे, आपको मिलेंगे ही नहीं कि उन्होंने कभी सुसाइड क्यों। और बाकी आप किसी फील्ड में चले जाओ, एक्टर्स कितने सारे हैं, सिंगर्स हैं, पोइट्स हैं, ये रोज कोई ना कोई सुसाइड कर ले रहा है। कितना आसान है जिंदगी। साथ बिल्डिंग से कूदो, नाले में कूद जाओ, नदी में कूद जाओ, फंदा लगा लो, रोज लोग मर रहे हैं। आपने कभी किसी नेता को और किसी मजदूर को सुसाइड करते नहीं देखा होगा। पहले एक बड़ी कहावत थी कि यार मरने का भी समय नहीं है मेरे पास। किसी पूछते तो क्या, मरने का भी समय नहीं। इसका मतलब क्या है? मरने का भी समय नहीं, इतना बिजी हूं, इतना व्यस्त हूं। जितने व्यस्त रहोगे आप सोच भी नहीं पाओगे उसके बारे में। जितना काम आपके पास होगा आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। डिप्रेशन आता ही आलस से है। मैं डंके की चोट पर ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूं, कोई तर्क कर ले मुझसे आके पूरे देश भर में। डिप्रेशन आने का सबसे बड़ा रीजन है आलस, लेजीनेस। इफ यू आर वर्किंग हार्ड इन योर लाइफ, यू वॉन्ट हैव द डिप्रेशन। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। उसका कारण ही है, आपने देखा लोग क्या मजाक में क्या कहते हैं, यार मरने का भी समय नहीं है मेरे पास। इसका मतलब मरने का ही समय ही नहीं, उनके पास मरने का समय ही नहीं था। अब लोगों के पास मरने का समय है। क्या आपके जीवन में भी कभी इस प्रकार की परिस्थिति बनी है? बहुत बार। नहीं, मरने की तो बनी नहीं सकती। नहीं, मरने की नहीं, डिप्रेशन की। कि डिप्रेशन देखिए, डिप्रेशन इन द सेंस कि आप एक ही चीज को सोच कर विचार कर आप उसी में जी रहे हैं, कुछ दिन, कुछ पल, कुछ महीने। ये रोज का हर व्यक्ति के साथ है। होल डे, अ सिंगल डे इज ए होल लाइफ। ये मान करके आप चलो, और ये मान करके चलो कि आज का दिन है, इसमें मेरे साथ परेशानियां भी आएंगी, इसमें पैसा भी आएगा, इसमें खुशी भी होगी, इसमें दुख भी मिलेंगे। ये मान करके आप चलो तो ये तो रोज आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिंदगी खत्म कर लेंगे। बड़ी मुश्किल से मिली है भैया। सही बात है। कैसे खत्म कर। और एक दूसरी बात और बताऊं, आपको क्या राइट है अपनी जिंदगी खत्म करने का? जिसने दी है वो अपने आप ले लेगा। बिल्कुल। ये लाइफ ना तो तुमने ली, उसने दी, और माँ ने तुम्हें पैदा किया। बिल्कुल। उन्हीं का राइट है इसके ऊपर। तुम कौन होते हो अपनी जिंदगी खत्म करने वाले? मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे ना 4 पंक्तियाँ याद आती हैं इसी बात पे कि जो लोग कुछ काम करते हैं और वहाँ से उसका परिणाम उनके मुताबिक ना पाने पर जो इस प्रकार के गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में खुद को नहीं पहचान पाते। सबसे पहले कि मैं हूँ कौन, सबसे बड़ा सवाल। इंसान अगर खुद को पहचाने तो शायद इस प्रकार के कदम ना उठाए। तो मेरे ख्याल से तब मेरे एक दोस्त के साथ कुछ इस प्रकार की घटना घटी थी। तब 4 पंक्तियाँ मतलब निकली थी कि तू जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बना के जी, तू जिंदगी में बेखुदी को बंदगी बना के जी, तू शौर्य है स्वयं का ललाट को उठा के जी, तू ना रुका है ना रुकेगा विश्व को बता के जी, तू ना रुका है ना रुकेगा विश्व को बता के जी। इसके आगे की मेरे को याद नहीं आ रही। इसी प्रकार से बहुत बड़ी कविता है। तो उस दौर में कि अगर तुम खुद को पहचान लो तो शायद इस प्रकार के कदम ना उठाओ। अच्छा, वहीं पे अगर आप देख रहे हैं कि एक बात मेरी पूरी नहीं हो पाई थी। हाँ, सॉरी मैं इसका रूट ही आपको बता दे रहा हूँ। हाँ। हम किसी से कहें ये किताब पढ़ो, ये कविता सुनो, ये गाने सुनो, ये मूवी देखो, तो तुम डिप्रेशन में नहीं आओगे, और ज़्यादा आएगा। और ज़्यादा आएगा। कुछ लोग हैं जिनको पढ़ करके प्रेरणा मिलती है, लेकिन आप जिस परेशानी में हैं, अगर आपको बुखार है और अगर मैं इतनी सारी दवाई आपके सामने ला के रख दूं तो आपको लगे मैं तो और ज़्यादा बीमार हूँ, और मैं आपसे कहूँ नहीं आप बिल्कुल फिट हो, अरे कल तक ठीक हो जाओगे, क्या यार अच्छे लग रहे हो तुम, तो तुम आधे ठीक तो ऐसे ही हो जाओगे। जैसे कोरोना में कई बार जो समाधान होते हैं वो समस्याएं बन जाती हैं। कई बार जो समाधान होते हैं वही समस्याएं बन जाती हैं। अगर आपको इन चीज़ों से बचना है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक नेता का कि नेता सुसाइड क्यों नहीं करते और मजदूर सुसाइड क्यों नहीं करता। क्योंकि मजदूर को पता है तुझे सुबह जाकर के काम करना है, 8 घंटे जिसको इतनी मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, उसको फुर्सत ही नहीं सोचने की वो मरे। शाम को वो थक के सो जाएगा, सुबह से फिर काम करना है, उसके पास तो टाइम नहीं सुसाइड करने का, उसका ध्यान भी उस तरफ नहीं जाएगा। दूसरा, नेता लीडर सुसाइड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं। आप जितना लोगों के बीच में रहोगे, देखो एक साइकोलॉजी है, एनिमल्स को एनिमल्स के बीच में रहना पसंद है, बर्ड्स को बर्ड्स के बीच में रहना पसंद है, इंसान को इंसान के बीच में रहना ही पसंद नहीं हो रहा है आजकल। अगर इंसान इंसानों के बीच में रहेगा, लोगों के कनेक्शन में रहेगा, तो कभी सुसाइड नहीं करेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जैसे एक नेता नहीं जाता, उसको रोज 1500 लोगों से मिलना है, उसको फुर्सत ही नहीं मरने की, सोच भी नहीं सकता डिप्रेशन के बारे में। अगर कोई परेशानी है भी तो 2-3 लोग आएंगे, उनसे बात करने में सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। लेकिन आज का जो व्यक्ति है, आज का जो यूथ है, वो लोगों से दूर रहना चाहता है, मोबाइल के पास रहना चाहता है। गैजेट्स क्या हैं, गाड़ी कौन सी हो,
फोन कौन सा हो, ईयरफोन कौन से हो, गेमिंग जोन में क्या क्या रख लूं। हमें टेक्नोलॉजी के पास रहना है, इंसानों से दूर रहना। आप जितना टेक्नोलॉजी के पास रहोगे, इंसानों से दूर रहोगे, उतना जल्दी मरोगे। दैट्स इट। आप एक ही जगह सीमित रह गए। बिल्कुल, मैंने एग्जांपल दिया ना, मुझे लाओ ना एग्जांपल। कितने नेताओं ने नहीं आत्महत्या निकाल की। पा रहे हो ना आप, मन का नहीं निकाल पा रहे हो। चीजें जहां से पनप रही हैं वहीं पर वहीं पर ठहर जा रही हैं। मैंने एक छोटी सी चीज पे बात की, मुझे एग्जांपल्स लाओ ना, कितने नेताओं ने आत्महत्या की हो। गिने चुने मिलेंगे आपको एग्जांपल। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लोग 1500 लोगों से मिलना है, लोगों से कनेक्शन बनाना है, अपने लोगों से जाकर के मिलना है। तो जितना आप लोगों से मिलोगे उतना ही आपको डिप्रेशन कम होगा। पहले लोग बैठते थे गांव में, आपने देखा तो कोई मोबाइल नहीं था, पेड़ के नीचे बैठे हैं, जहां मौका मिल रहा है वहां बैठे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ना कोई डिप्रेशन था, ना कोई सुसाइड होती थी। कहीं ना कहीं इस वजह से भी कि गांव से दूर हो गए हैं। उसका मूल कारण है, कहीं ना कहीं ये भी है कि गांव को भूल जा रहे हैं शहरों में आकर के। बड़ा कारण है ना, जड़ों को भूल जा रहे हैं। मैंने बहुत ये लिखा कहा है कि जो पेड़ जड़ से अलग हो जाएगा। ये मेरी कविता है पूरी, एक आपने शायद सुनी। हाँ, ये मैंने सुनी थी। ये मैं मतलब पढ़ता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज निकल जाती है। और खुद भी, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। जिंदगी देखिए, मैंने कहा मैं अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा रास्ता कहाँ जाएगा। मैं कवि हूँ तो मैंने थोड़ा सा अपने मन में कुछ सोचा। मैंने कहा कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा, पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। और मैंने फिर ये भी लिखा कि मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। ले लो तुम 1.5 लाख का 2.5 लाख का आईफोन ले लो, और बढ़ेंगे और ले लेना, और गाड़ियां ले लेना। होगा क्या इनसे? तुम्हारा डिप्रेशन दूर नहीं होगा इनसे, और ज्यादा बढ़ेगा। इंसानों के जितना पास रहोगे डिप्रेशन कम होगा। बिल्कुल। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर आकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। तो जड़ से हटेगा वो मरेगा। शहर आओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते। हाँ। शहर मैं नहीं करा, शहर मत आओ। शहर आओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहें दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है, फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोज चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गाँव चलता है। क्या बात है, जिंदाबाद। ये वाकई सच्चाई है भैया, सच्चाई है। और कोरोना में ये जीता जाता है जागता एग्जाम्पल कोरोना में दिख भी गया। कोरोना ने एक झलक दिखाई है। बिल्कुल, लोगों ने सीखा कुछ नहीं, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग विषय पर यदि बात की जाए, जो मुद्दा अभी फिलहाल हमारे देश में चल रहा है, सबसे पहले पहलगाम, और पहलगाम के बाद जो अभी हमारे देश की सेना ने बदला लिया है पाकिस्तान से, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि देश का युवा और सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ युवा कवि मोहित शौर्य क्या इस बदले से सेटिस्फाई है? देखिए, सेना जो कुछ भी करती है मैं सबसे सेटिस्फाई हूँ। मुझे इस देश की सेना पर पूरा गर्व है। सेना कोई भी स्टेप लेती है, देखिए सेना, हम यहाँ बैठे बैठे एसी में बैठ करके, चेयर पे, अपने बेड पे लेट करके ये कर दो वो कर दो। आप सोचो ना, जो बंदूक लेकर के घर से दूर पर्वतों की चोटियों पर खड़ा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा कि उसको सैलरी मिलती है। मैं कहता हूं, अगर कोई कहता हो कि सैलरी मिलती है इसलिए खड़े, तो तुम दुगनी सैलरी देने के लिए तैयार हो, तुम खड़े होकर के दिखा दो 4 दिन। सही बात है। वो इसलिए खड़ा है कि उसकी देशभक्ति हमसे 10 गुना ज्यादा है। तो जो कुछ भी वो करता है, जो सैनिक करता है, जो सेना करती है, मुझे उस पर आंख मीच करके विश्वास है कि वो जो करती है सही करती है। लेकिन फिर भी सभी के अपने अपने विचार हैं, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आज़ादी है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि अगर संभव हो, वो तो बाकी स्ट्रेटजी वो जाने, बिल्कुल आप अगर पीओ के ले सकते हो तो पीओ के ले लो, क्योंकि अगर आप पीओ के ले लेंगे तो ये सारी की सारी गतिविधियां उस दिन रुक जाएंगी। मेरे ख्याल से मौका भी अच्छा है। तो पूरा आतंक का अड्डा अगर आप उसको कब्जा लेंगे, तो जो आज कश्मीर के अंदर होता है वो उधर होगा, कश्मीर में नहीं होगा। आधा का पूरा कश्मीर सेफ रहे। और अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं जिनका सफाया ज्यादा कहीं ना कहीं, देखो आस्तीन के सांप तो हैं ही। बिल्कुल, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती तुम्हारे घर में घुसने की, यदि तुम्हारे घर का कोई सदस्य उसके साथ मिला हुआ ना हो। बिल्कुल सही बात है ना, कहीं ना कहीं आज तुम्हारे घर में, तुम्हारे कश्मीर में, कश्मीरियों से लोग मतलब अब जाना पसंद नहीं कर रहे कश्मीर में। क्यों? देखिए, खतरा है तो सीधी सी बात है, नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इस डर को दूर करना है तो उसके लिए आपको पीओके तो लेना पड़ेगा।
मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सैनिक नहीं हूँ। वो जो डिसीजन ले रहे हैं मैं उसको सर्वमान्य मानता हूँ, वही महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी एक आइडिया, एक जो विचार व्यक्ति का होता है, उस नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर पीओके हम लेते हैं तो शायद आधी समस्याओं का समाधान हो जाए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से वक्त भी अच्छा है। बिल्कुल, इससे अच्छा और मुनासिब वक्त नहीं आएगा, नहीं मिल सकता। अब थोड़ी सी बात मुझे लगता है हमें थोड़ा सा काव्य क्षेत्र के बारे में कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आने वाले जो युवा कवि हैं और जिस मुहिम को लेकर के मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ। और देखिए, मैं इस पर भी एक बात बोलना चाहता हूँ, ये कविता रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ, 75 साल से कानों से सुनकर के खून एक बात निकल आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। चलो, मैंने आपकी बात मान ली, आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता, लेकिन मरने के लिए हिंदू होना जरूरी होता है क्या? बड़ा सवाल है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि फर्जी जिहाद की नौका से अपनी पतवार उठाएं। मेरे स्टेटस पे किसी ने लिखा कि सारे हिंदू मिलकर के इन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाएं। मैंने कहा 75 साल से और हिंदू करी क्या रहे हैं? आवाज ही उठा रहे हैं। बदले में क्या मिला? सही बात। पुंछ में आधार कार्ड देख करके गोलियां मिली, अमरनाथ हमला में यात्रा के दौरान गोलियां मिली, उरी में सोते हुए लोगों को गोलियां मिली। आवाज उठाने का नतीजा ये हुआ। मैं कवि हूं, अलग विचार रखता हूं। जिस दिन इस देश का मुस्लिम आवाज इन लोगों के खिलाफ उठाएगा, उस दिन आतंकवाद का नाश होना तय है। और अभी आपने देखा, देश के सारे मुस्लिम एक हो गए, सभी ने आकर के आवाज उठाई। बिल्कुल, बहुत सारे नेताओं ने भी खुलकर बोला। तो आज क्या स्थिति है पाकिस्तान की? बिल्कुल, आतंकवादियों की क्या स्थिति? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए मैं तो आपने कविता भी लिखी थी। बिल्कुल, मैंने तो कहा कि फर्जी जिहाद की नौका से अपनी पतवार उठाएं, देशद्रोहियों के खिलाफ खुलकर यलगार उठाएं, और नहीं उठा सकते हो तो फिर आकर हमें बताएं, हम राणा के वंशज फिर अपनी तलवार उठाएं। और पूरे देश के लोगों से एक बात और, उस हमले से एक बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। तो छोटी छोटी बात पे, जातियों के नाम पे देश भर में आंदोलन होते हैं, सड़कें फूंक दी जाती हैं, ट्रेन फूंक दी जाती हैं, गाड़ियां फूंक दी जाती हैं। उनके लिए एक बड़ा संदेश है इस हमले के अंदर कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, बस धर्म ही पूछा था, कोई और बात नहीं पूछी। जात पात के नाम पे हर दिन लड़ने वालों याद रहे, गोली मारते वक्त उन्होंने जात नहीं पूछी। समझना पड़ेगा लोगों को। सही बात। लेकिन जो सेना ने जवाब दिया, उससे मेरा देशभक्त, मुझे एक हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। कहीं ना कहीं देश के अंदर जो वो क्रोध की आग उबल रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शांत। बिल्कुल। और देखिए उन्होंने क्या कहा, गोलियां मारी, पुरुषों को गोलियां मारी, महिलाओं ने कहा हमें भी मार दो, हमारे उन्होंने बोल दिया कि जाकर अपने उन्होंने कहा मोदी से कहना, उन्होंने कहा मोदी से आकर। बिल्कुल। और उसके बाद में बस अब इतना कहना चाहता हूँ, ये ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने चलाया, जो सेना ने चलाया, मैं बस इतना कहूंगा कि दुनिया को ने भारत का यशगान सुनाया है। ये अभी बैठ कर के लिखी है। दुनिया को ने भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। क्या बात है। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। और दुनिया की ताकत से भारत की खुददारी अड़ती है, दुनिया की ताकत से भारत की खुददारी अड़ती है, यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। जिंदाबाद। हिंदुस्तान का तेवर। और अब जो गोलीबारी लगातार पुंछ में चल रही है, मैं बस इतनी एक बात, ये वीडियो पहुंचे वहां के लोगों तक। बिल्कुल। उसकी सेना से भी कहना चाहता हूं कि नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे। हमें पता है हमारी सेना क्या कर सकती है। नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे, जन्मों तक गिनना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे, जन्मों तक गिनना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। भारत माँ के शेर हैं घर में घुसकर शीश उतारेंगे, भारत माँ के शेर हैं घर में घुसकर शीश उतारेंगे, और नस्लें भी पीतल की होंगी इतनी गोली मारेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नस्लें भी पीतल की होंगी इतनी गोली मारेंगे। भोलेनाथ के हैं बच्चे हम घूंट जहर के पी लेंगे, भोलेनाथ के हैं बच्चे हम प्याले विष के पी लेंगे। कश्मीर तो भूलो तुम बेटा, लाहौर कराची छीनेंगे। हर हर महादेव। कश्मीर तो अपना है पर अब लाहौर कराची छीनेंगे, और अपने घर की तोड़ेंगे हम नफरत की दीवारों को, अपने घर की तोड़ेंगे हम मजहब की दीवारों को। भी है। लाहौर पे चढ़कर गाएंगे हम अब जय हिंद के नारों को, लाहौर पे चढ़कर गाएंगे क्या अब जय हिंद के नारों के। समय आ गया कि कश्मीर में हो गया, अब लाहौर पे चढ़ के गाएंगे भारत माता की जय। मैं एक अंतिम बात आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि खुद के लिए भी और अपने जैसे जो आ रहे हैं लिखने वाले, साहित्य से प्रेम करने वाले, उनके लिए मोहित शौर्य
क्या कुछ ऐसा ऐसी बात कहेंगे, क्या कुछ उनको ऐसा निर्देश देंगे जो जिस पर चलकर वो अपना जीवन, अपनी लेखनी सुखद बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं? देखिए अनित भाई, कविता के ना दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष होता है, एक भाव पक्ष होता है। दोनों पक्ष जरूरी हैं। कला पक्ष ऐसे है जैसे किसी बिल्डिंग की इमारत, और कविता का भाव पक्ष है कोई खाली जमीन। अगर आपके पास जमीन ही नहीं होगी तो आप बिल्डिंग किस पर बनाओगे? तो इसलिए कविता का भाव पक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कला पक्ष तो बड़ा मजबूत होता है, भाव पक्ष उतना मजबूत नहीं होता। यानी कि जो छंद शास्त्र है वो बड़ा मजबूत होता है, लेकिन इमोशंस कविता में नहीं होते तो लोगों तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इमोशंस ही बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन कला पक्ष उतना मजबूत नहीं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा वो रहता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप दोनों चीजों पर काम करें, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी है वो है आपके इमोशंस, वो है कविता का भाव पक्ष। कविता में भाव कितने हैं? कई बार एक लाइन में पूरी कविता हो जाती है। तो इसीलिए मेरा सभी जो कविता लिखने वाले हैं, जो यूथ कविता में इस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कविता लिखने का शौक रखते हैं, उनसे मेरा निवेदन ये है कि आप कविता के कला पक्ष पर जरूर काम करें, लेकिन कविता के भाव पक्ष पर जरूर काम करें। इस पर कोई बात नहीं करता। अब लोग पूछते हैं कैसे करते हैं, कैसे करें? बिल्कुल। छंद शास्त्र तो हम सीख सकते हैं कि मात्राएं कितनी होंगी, बिल्कुल, अलंकार कहाँ कहाँ होंगे, कितना यति विराम होगा, क्या कुछ होगा, सारी चीज सीख लेंगे। भाव पक्ष कहाँ से मजबूत करें? तो उनको एक सलाह दे रहा हूँ, ये शायद अब तक किसी ने नहीं दी। बिल्कुल। आप महीने में एक बार शमशान जाइए, किसी की डेथ पर। आप महीने में एक बार हॉस्पिटल जा करके देखिए। आप ऐसी जगह जाइए जहाँ गरीब लोग फुटपाथ पर रहते हों। आप प्रकृति के पास जाकर के एकांत में बैठिए। आप जब ऐसी सी जगह जाकर के बैठेंगे तो आपके अंदर इमोशंस बढ़ेंगे, और जब इमोशंस बढ़ेंगे तो कविता में भी वो इमोशंस झलकेंगे। तब दुनिया तक, देश तक आपकी कविता पहुंचेगी। क्योंकि कवि लिखता वही है जो दिखता है, जो महसूस करता है। बिल्कुल, जो महसूस कर, दिख तो सबको रहा है, 150 करोड़ लोग देख रहे हैं, लेकिन महसूस कौन कर रहा है? जो डीपली महसूस कर लेता है वही पोइट है। क्या बात है, क्या बात है। मैं अब क्या ही बोलूं। मेरे गोपाल दास नीरज जी ने क्या लिखा? हाँ। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। उन्होंने कविता का तो जिक्र नहीं किया, जिक्र नहीं किया कहीं भी कि कविता का, इसमें कोई जिक्र नहीं। उन्होंने कहा आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आत्मा का सौंदर्य, जितने आप डीपली सुंदर होंगे, जितने आप व्यक्तित्व आपका सुंदर होगा, उतनी अच्छी कविता बाहर आएगी। अच्छा, आप क्रिकेट भी पसंद करते हैं। मैं थोड़ा सा आपके ऊपर अब बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अंतिम चरण है, और मैं खुद क्योंकि आपको और थोड़ा सा बारीकी से जानना चाहता हूँ कि मोहित शौर्य एक कवि के पीछे और क्या क्या छुपा हुआ है। देखिए, मेरा पहला प्यार आज भी स्पोर्ट्स है। आज भी मुझे बहुत सारी कविता ने, माँ सरस्वती ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज भी मुझे अगर समय मिले तो सबसे पहले अगर कोई मुझसे पूछे तुम क्या करना चाहोगे, तो मैं खेलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं रनिंग करना चाहता हूँ। क्रिकेट तो मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का शौकीन नहीं हूँ, हालांकि मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इस नाते क्रिकेट देख लेता हूँ। उस शख्स का आज के दौर में इसलिए मैं क्रिकेट देख लेता हूँ, वरना क्रिकेट मेरा कभी गेम नहीं रहा। मैं एथलेटिक्स में नेशनल खेला, स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और भी बहुत सारे गेम्स खेला, वॉलीबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, बहुत सारे गेम्स मैं किसी ना किसी लेवल पे खेला हूँ। लेकिन क्रिकेट में किसी लेवल पे नहीं खेला। हाँ, लेकिन आजकल क्रिकेट सभी खेलते हैं, मैं भी खेला। पीछे तो हमारा KPL भी होता, कवियों की प्रीमियम लीग हुई थी। हाँ, भी हुआ था। वो लीग बड़ी शानदार थी। हाँ, तो हमारे भाई हैं, ललित फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं, उन्होंने कराई थी। तो उसमें हम KPL था, उसमें भी बड़ा अच्छा खेले, मैंने तो सीरीज भी मिली थी। मैंने देखा था वो, मतलब फुटेजेस देखी थी मैंने। हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स के नाम पे तो मतलब बहुत मन करता है खेलने का। टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन वो मेरा पहला प्यार है। तो अभी जीवन कैसा चल रहा है? बिल्कुल मस्त। अभी नहीं, कल भी, तब भी, आज भी। जीवन का एक ही सिद्धांत है, फुटपाथ पे रहेंगे तो भी हंसेंगे, महल में बैठेंगे तो भी हंसेंगे। अगर महल में बैठ के रो रहा हूँ तो मतलब मोस्ट अनसक्सेसफुल पर्सन इन दिस होल अर्थ। अच्छा, अब आपने सक्सेसफुल की बात की, मैं यहीं से पूछना चाहूंगा कि सक्सेस की परिभाषा मोहित शौर्य किस नजरिए से बिल्कुल देखते हैं? सिंपल है, मेरे लिए तो बिल्कुल सिंपल है। इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर नॉट हैप्पी यू आर नॉट सक्सेसफुल। तो मैं चाहूंगा इफ यू आर सिटिंग ऑन द फुटपाथ एंड यू आर लाफिंग, यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस होल अर्थ। एंड इफ यू आर सिटिंग इन द मर्सिडीज एंड यू आर क्राइंग, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सक्सेसफुल एट ऑल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो मैं चाहूँगा कि आज की वार्ता को यहीं पर विराम दिया जाए, और मैं वाकई दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपना वक्त दिया।